न्यू बुक जो है उसकी भी प्लेलिस्ट देखें, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। पूरे के पूरे 13 चैप्टर और उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट खास तौर पे जो आपकी दुखती रग है ना, जिसको मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है नॉमेनक्लेचर। तो मैंने ग्रैंड टेस्ट लगभग 2 घंटे का बनाया है, उसको अटेम्प्ट करें, अपने नॉमेनक्लेचर्स जो हैं उनके ऊपर ग्रिप करें। एक ही ग्रैंड टेस्ट के अंदर सारे नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट है, कंप्लीट बुक जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है भाई। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू जो है इसका, ये ओपन फोरम है, आप अपने कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं। खुदा के अलावा तो गलती किसी से, खुदा से गलती नहीं होती भाई, बाकी तो आप और हम हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताया करें। पहले भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने, टीचर्स ने कमेंट्स में हेल्प की है, बताया कि सर यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, इसको चेक कर लें, ये होना चाहिए। तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, ठीक है। और उनका मैंने शुक्रिया भी अदा किया है कि थैंक यू, आपने बिल्कुल सही करेक्ट किया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। और मैंने उसको अगली वीडियो में या सब टाइटल्स में उसको मैंने करेक्ट किया है, क्योंकि देखिए ये टेस्ट एडिशन है, इसमें गलतियों की गुंजाइश हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक है, और इस बुक में भी हो सकती है। तो हम मिल के ही इन सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं अकेले कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बात मैं और अपनी मिस्टेक्स जो है वो एडमिट कर लेता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बातें काफ़ी हो गई, अब ज़रा काम की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो है आप देखें, इसके अंदर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। In alternating current, the flow of electric charge periodically reverse direction. The term for this specific phenomenon is अल्टरनेटिंग करंट। जो है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पेरियोडिकली रिवर्स कर रहा है अपनी डायरेक्शन को, ये जो टर्म है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है वो पेरियोडिकली रिवर्स कर रहा है अपनी डायरेक्शन को, इसको, इस फिनोमिनन को जो है वो क्या कहा जाता है? इसको अल्टरनेशन कहा जाता है, इसको ऑसिलेशन कहा जाता है, इसको साइकिल कहा जाता है, या इसको रेसिस्टेंस कहा जाता है, इसको ऑसिलेशन कहा जाता है। तो नंबर 1 का बी है ये, ऑसिलेशन, ठीक है भाई। दूसरा वाला एमसीक्यू जो है इसको देख लीजिए। इसमें बता रहा है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट है पाकिस्तान के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 50 हर्ट्ज से, 60 हर्ट्ज से, 100 हर्ट्ज से, या 120 हर्ट्ज से। तो पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज से, ये सेकंड का ए है, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट की पाकिस्तान के अंदर। तीसरा जो एमसीक्यू है हमारे पास, इसके अंदर जो है हमारे पास बोल रहा है द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर हम चेंज जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो पैरामीटर है, वो चीज़ है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, वो क्या है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, या पीक वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारे पास बी है फ्रीक्वेंसी, ये है जो पैरामीटर है जिसकी मदद से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ बी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 एमसीक्यू जो है इसके अंदर बोल रहा है इन AC circuits what is the phase difference between current and voltage in a purely resistive circuit। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट से मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो उसके अंदर जो फेज डिफरेंस आता है करंट में और वोल्टेज में, वो जो है उसका वो फेज डिफरेंस बता दीजिए। फेज डिफरेंस जो है इसका मतलब सीधा सीधा एंगल है, ठीक है। तो कितना एंगल जो होगा वो होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा। तो इसमें नंबर 4 है 0 डिग्री। तो ए है इसके अंदर 0 डिग्री। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 जो है इसके अंदर हमारे पास अ डिवाइस यूज टू मेजर the root mean square value of an AC voltage or current is
वो डिवाइस जो कि रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं या ऑसिलोस्कोप कहते हैं या एम मीटर कहते हैं या AVO मीटर कहते हैं। तो इसमें डी है AVO मीटर, डी है इसमें AVO मीटर। ठीक है भाई। नंबर 6 जो है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि एसी सर्किट के अंदर जो है ये रिएक्टेंस जो है ये किस चीज़ के बारे में आपको बताती है? रिएक्टेंस का मतलब क्या ओमिक रेसिस्टेंस है सिर्फ, या रेसिस्टेंस टू डीसी करंट है, या फिर सिर्फ कैपेसिटिव इंडक्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है, या फिर टोटल इम्पीडेंस इंक्लूडिंग रेसिस्टेंस एंड फेज एंगल है? तो यहाँ पर रिएक्टेंस जो है इसका मतलब हमारे पास ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव अपोजिशन। कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रेसिस्टेंस, सॉरी अपोजिशन टू करंट फ्लो, अपोजिशन टू करंट फ्लो, टू करंट फ्लो। ठीक है भाई। नंबर 7 MCQ जो है इसमें वो बोल रहा है अ टाइप ऑफ सर्किट कैरेक्टराइज बाय इक्वल वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। वो कौन सी टाइप का सर्किट है जिसके अंदर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है उनकी वैल्यूज बराबर हैं? ये रेसिस्टिव सर्किट है या फिर ये इंडक्टिव सर्किट है या कैपेसिटिव सर्किट है या रिसोनेंट जो है वो सर्किट है? तो 7 जो है इसके अंदर डी है, ये है रिसोनेंट सर्किट, रिसोनेंट सर्किट। 8वां जो है हमारे पास इसके अंदर आपसे बोल रहा है एसी साइन वेव जो है इसमें पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो क्या होता है? डबल द पीक वोल्टेज होता है, डिफरेंस बिटवीन द पीक वोल्टेज एंड जीरो होता है, द सम ऑफ द पीक वोल्टेज एंड जीरो होता है, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वोल्टेजेस होता है। तो यहाँ पर डी जो है यह हमारे पास ये है। ठीक है भाई। एसी साइन वेव के अंदर पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो डी है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वोल्टेजेस, the difference between the positive, the difference between the positive and negative peak voltages and negative peak voltages। ठीक है भाई। नंबर 9 जो है इसको देख लेते हैं। नंबर 9 इसके अंदर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है इसका पावर फैक्टर जो है वो आप बता दीजिए। 0 है, 0.5 है, 1 है या -1 है? तो यहाँ पर सी है इसके अंदर 1। 10th MCQs जो है इसके अंदर बोल रहा है द पर्पज ऑफ ट्रांसफार्मर इन एन एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मकसद क्या है एक ट्रांसफार्मर का एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर? 4 ऑप्शन उसने आपको बताए हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, टू स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज करना, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर टू रेगुलेट करंट फ्लो। तो यहाँ पर हमारे पास बी है। वैसे ये डी भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलेट करंट फ्लो डी भी हो सकता है ये इनडायरेक्ट मैनर में, लेकिन ये क्योंकि हम यहाँ पर बेस्ट चॉइस लेते हैं, जो सबसे बेहतरीन जो है वो चॉइस होती है उसको टिक करते हैं। तो यहाँ पर बी है हमारे पास जो बेस्ट है बिल्कुल, टू स्टेप अप, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, और
स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है भाई, ये एमसीक्यूज निमट गए। अब देख लेते हैं ईआरक्यूज। जैसे कि आपने बोला था सर बुलेट्स में नोट्स बनवा दिया करें, हर लेक्चर में नोट्स बनवाएं भाई, हर लेक्चर में नोट्स बनवाए हैं मैंने। आप वीडियोस देखें तो सही, मैंने पहले उसमें कॉन्सेप्ट दिया। इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस ऐसी थोड़ी ना बनी है, उसमें पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद मैंने नोट्स ही बनवाए। पूरे तरीके से नहीं बनवा पाया, बुलेट्स में बनवाए हैं, पॉइंट्स में बनवाए। एमसीक्यूज हो गए, सीआरक्यूज। सीआरक्यूज कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सिर्फ सवाल समझाऊंगा और इसके जवाबात लिखवा दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियोस में सब दे चुका भाई। ठीक है, अगर यहाँ एक्सप्लेनेशन देने बैठ गया तो फिर फ़ायदा, दोबारा वहीं आके खड़ा हो जाऊंगा। पहला सवाल जो सीआरक्यूज का है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिफाइन आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज की डेफिनेशन बता दीजिए। आरएमएस वोल्टेज की डेफिनेशन बता दीजिए, फिर एक्सप्लेन कर दें इसकी सिग्निफिकेंस को, इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस। ठीक है भाई, दो चीज़ें इसने आपसे बोली हैं। डिफाइन आरएमएस वोल्टेज, पहले डेफिनेशन बता दीजिए आरएमएस वोल्टेज की, फिर तफसील से ज़रा बताइए सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत एसी सर्किट्स में। इसका जवाब नोट कर लीजिए। सबसे पहले आरएमएस वोल्टेज, इसको देख लेते हैं। आरएमएस वोल्टेज मैंने पहले ही जैसे बताया था कि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आरएमएस वोल्टेज क्या है, आरएमएस करंट क्या है, ये सारी तफसीलात वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो। अ टाइप ऑफ एवरेज वोल्टेज, अ टाइप ऑफ एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज की ये एक टाइप है। अ टाइप ऑफ एवरेज वोल्टेज that is obtained that is obtained by that is obtained by relating that is obtained by relating AC voltage peak value, AC voltage peak value, AC voltage peak value and DC voltage and DC वोल्टेज। ठीक है भाई, डेफिनेशन आ गई। इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। विदाउट रिलेटिंग एसी वोल्टेज, विदाउट रिलेटिंग एसी वोल्टेज, विदाउट रिलेटिंग एसी वोल्टेज peak value, without relating AC voltage peak value and DC voltage and DC voltage, comma, the average value the average value the average value of AC voltage alone, the average value of AC voltage alone, the average value of AC voltage alone results in zero voltage, results in zero voltage. Because AC cycle consists of, because AC cycle consists of, because AC cycle consists of positive and negative half cycle, positive and negative
half cycle, positive and negative half cycle, that cancels each other, that cancels each other, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, that cancels each other। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, CRQs का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज इन AC सर्किट्स। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए किसके अंदर, पीक वोल्टेज RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज, तो सबसे पहले पीक वोल्टेज देख लें। पीक वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज वोल्टेज एट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवफॉर्म, वोल्टेज एट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवफॉर्म, वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड पे जो वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज कहलाता है। ठीक है भाई, नंबर 2 पे RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, ये एवरेज वोल्टेज है जिसको मैंने अभी भी लिखवाया था, एवरेज वोल्टेज obtained by, average voltage obtained by relating, average voltage obtained by relating AC voltage peak value, AC voltage peak value and DC voltage and DC वोल्टेज। अब क्या है ये, क्यों है, कैसे है भाई, ये वीडियोस के अंदर तफसील से बता चुका हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज obtained by, average voltage obtained by, average voltage obtained by relating positive half cycle values, relating positive half cycle values, positive half cycle values of voltage and negative half cycle values and negative half cycle values and result is zero voltage, zero वोल्टेज। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देखते हैं, 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर।
इसमें कह रहा है डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द डायरेक्ट करंट। यार ये तो आसान सही है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस किसके अंदर, एसी करंट जो है और डीसी जो है। एसी करंट बोलना मुनासिब नहीं है, एसी का मतलब ही अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है भाई, एसी अल्टरनेटिंग करंट, टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट आम जिंदगी में भी होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which reverses its direction continuously. DC current, type of current, which does not change its direction, जो अपनी सिमत नहीं बदलता, वो डीसी करंट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिएक्टेंस इन एसी सर्किट्स। रिएक्टेंस क्या होते हैं एसी सर्किट के अंदर, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फर्क भी बताइए। तो पहले रिएक्टेंस को देख लेते हैं, वो आपसे पूछा है रिएक्टेंस क्या है। टाइप ऑफ रेसिस्टेंस अदर देन रेसिस्टर। ठीक है भाई, टू द पॉइंट जवाब इसका ये। टाइप ऑफ रेसिस्टेंस अदर देन रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम जो है वो रेसिस्टेंस क्रिएट करना है, तो इस रेसिस्टेंस के अलावा दूसरी कोई रेसिस्टेंस है उसको रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन और आ जाएगी। इसमें क्या है, कैपेसिटिव टू टाइप्स होती हैं इसकी, टू टाइप्स होती हैं इसकी। एक हमारे पास होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कौन सी रेसिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन सी रेसिस्टेंस होती है जो इंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, आगे मैंने वजह भी बता दी, आप ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब ये होता है टू द पॉइंट जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए, जो पूछा गया है बस सिर्फ वो बताइए। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स इन एसी सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 5, बिहेवियर आपसे पूछ रहा है। बिहेवियर किसका, बिहेवियर कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर। अच्छा, कैपेसिटर और इंडक्टर को देखें, मैं
लेटर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इतने बड़े बड़े वर्ड लिखना। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपिटल एल से इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर एंड इंडक्टर किसके अंदर? एसी सर्किट्स में, एसी सर्किट्स में, ठीक है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर, पहले कैपेसिटर को देख लेते हैं, इसके बिहेवियर को, कैपेसिटर के बिहेवियर को देख लेते हैं। स्टोर चार्जेस, स्टोर चार्जेस इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंडक्टर जो है वो क्या करता है? स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, एक तो ये बिहेवियर हो गया। अरे यार पहले कैपेसिटर पे बात कर लें फिर इंडक्टर पे आ जाएंगे। बहरहाल ये इंडक्टर का वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले कैपेसिटर की सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है भाई, 2 हाफ साइकिल्स होते हैं कैपेसिटर के अंदर, 2 हाफ साइकिल्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इसमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बिहेवियर का उसने बोला है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल जो है इसमें क्या हो रहा है इसको बता दीजिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जो है वो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अपर प्लेट, 2 प्लेट्स लगी हुई होती है ना कैपेसिटर के अंदर इस तरह की, ये ठीक है, ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अपर प्लेट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अपर प्लेट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अपर प्लेट, इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट से मूव करते हैं टू सोर्स, टू सोर्स, और सोर्स की तरफ जाते हैं। सोर्स कौन सी है? ये जो ये जिससे आपने इस सर्किट को कनेक्ट करा हुआ है, ये रहा सोर्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स की तरफ जाते हैं। कहाँ से? अपर प्लेट से सोर्स की तरफ जाते हैं। ये सोर्स जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है सर्किट को, ठीक है भाई। लीविंग इट नेगेटिवली चार्ज, लीविंग इट नेगेटिवली चार्ज्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से फ्लो करते हैं सोर्स की तरफ, ये प्लेट जो है वो क्या हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली, सॉरी, लीविंग इट पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं ना भाई अपनी जगह, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकल जाते हैं वो जगह पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट से निकल के सोर्स की तरफ आ रहे हैं, तो ये अपर प्लेट जो है कैपेसिटर की, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Q प्लस से। अब वहाँ पर देखें, वहाँ पर क्या होगा? सोर्स सप्लाई, जैसे ही ये काम होगा, सोर्स सप्लाइज इलेक्ट्रॉन, सोर्स सप्लाइज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स सप्लाइज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर प्लेट, टू लोअर प्लेट। जैसे ही ये काम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे सोर्स की तरफ, सोर्स उसी वक्त उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा लोअर प्लेट को। अपर प्लेट से मूव करेंगे सोर्स की तरफ, सोर्स इलेक्ट्रॉन रवाना कर देगा लोअर प्लेट की तरफ।
ठीक है भाई। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे लोअर प्लेट की तरफ तो लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी टू द लोअर प्लेट, मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज, मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज, मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई, ये तो कैपेसिटर का बिहेवियर हो गया। अब इंडक्टर का बिहेवियर जो है वो भी देख लेते हैं। अब यहां पर इंडक्टर का बिहेवियर देख लें। इंडक्टर अपोज चार्जेस, अपोज चार्जेस, इंडक्टर जो लगा हुआ है वो चार्जेस को अपोज करता है। ठीक है, अपोज चार्जेस इन फ्लो ऑफ करंट, अपोज चार्जेस इन करंट फ्लो। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, रेसिस्ट फ्लो ऑफ एसी करंट, रेसिस्ट फ्लो ऑफ alternating current and stores energy in its magnetic field during on time, मतलब करंट फ्लो किया हुआ है, आपने स्विच ऑन किया हुआ है, तो स्विच ऑन किया हुआ है तो ये सारे मामलात हो रहे हैं कि इंडक्टर जो है अपोज कर रहा है चार्जेस को, करंट फ्लो जब हो रहा है, रेसिस्ट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर रहा है ड्यूरिंग ऑन टाइम, जिस वक्त आपने स्विच ऑन किया हुआ। अच्छा, ड्यूरिंग ऑफ टाइम क्या हो, ऑफ टाइम जब आप स्विच ऑफ कर देंगे, ऑफ टाइम, रिलीज एनर्जी, इंडक्टर से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास सोलेनॉइड। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है, एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एसी लोड्स। फेज रिलेशनशिप बोल रहा है वोल्टेज और करंट के अंदर, फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, किसके अंदर, इन दो चीजें उसने बोली हैं, कैपेसिटिव लोड या सर्किट, आप कह लें कैपेसिटिव लोड या सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज रिलेशनशिप है, जो एंगल का रिलेशनशिप है, वो बताइए ऐसे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है फेज रिलेशनशिप बताइए वोल्टेज और करंट के दरमियान ऐसे सर्किट में जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इसको कहेंगे हम इंडक्टिव लोड। ऑब्लिक करके आप सर्किट कर लें ताकि आपको क्लियरली ये बात समझ में आए
कि वो सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, वो सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, वहाँ पे हम देखना चाहते हैं अलग अलग। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड, पहले इसको देख लेते हैं। ऐसे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, I leads the voltage, current leads the voltage by 90 degree और पाई अपॉन 2, बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियंस, रेडियंस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आपको V लैग्स द वोल्टेज, V लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियंस, यानी कि लैग और लीड का इसमें सिस्टम है। ऐसा सर्किट जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके अंदर वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज नहीं होंगे, बल्कि वोल्टेज एंड करंट जो है वो, वोल्टेज एंड करंट जो है वो आउट फेज होंगे, आउट फेज। और आउट फेज वाला जब भी मामला होता है, इसके अंदर वोल्टेज या करंट दोनों में से एक लीड करता है, दूसरा लैग करता है, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लें आप कि इसके अंदर क्या होगा, करंट लीड करेगा, पहली बात। ऐसे सर्किट में जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियंस। और इसको उल्टा देखें, क्योंकि देखिए करंट अगर लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। ये आउट ऑफ फेज मामला है। अब इंडक्टिव लोड को देख लेते हैं। इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, इसमें वो जानना चाहता है कि ऐसा कैपेसिटर जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इसका बता दीजिए। तो ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर भी पहली बात ये कि इन फेज वाला मामला नहीं है, यहाँ पर भी आउट फेज वाला मामला है, यानी कि वोल्टेज और करंट जो है ये लीड और लैग वाला मामला होगा, लेकिन कैपेसिटर से उलट है। इसमें देखें वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट। अभी हमने क्या देखा कैपेसिटिव लोड के अंदर कि करंट जो है वो लीड कर रहा था वोल्टेज को, जबकि इंडक्टिव लोड के अंदर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। अब इसका इन्वर्स ये भी हो सकता है, आप करंट को ले लें तो वोल्टेज लैग्स द, सॉरी करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियंस, ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है
व्हाट इज रिसोनेंस इन एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स में रिसोनेंस क्या होता है भाई ये बता दें। डिस्कस इट्स कंडीशंस, इसकी शराइत बताएं, एंड एप्लीकेशंस, और इसकी एप्लीकेशंस भी बताएं। 3 सवाल इसने पूछे। तो पहले रिसोनेंस को देख लेते हैं, फिर कंडीशंस को देख लेंगे, और फिर इसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। रिसोनेंस क्या है? फिनोमिनन, phenomenon in AC circuits, phenomenon in AC circuits when for a certain frequency, when for a certain frequency, when for a certain frequency कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को और इंडक्टिव रिएक्टेंस को मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपिटल एक्स और सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो रिएक्टेंस जो कैपेसिटर की वजह से हो रही है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस वो रिएक्टेंस जो कि इंडक्टर की वजह से हो रही है। एक्सएल एक्ससी बिकम्स इक्वल, इक्वल हो जाते हैं, बिकम्स इक्वल। ये दोनों रिएक्टेंसेस जो है वो इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस कैंसिल, हैंस कैंसिल ईच अदर, हैंस कैंसिल ईच अदर। क्या है ये रिसोनेंस? ये एक फिनोमिनन है, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा होता है एसी सर्किट्स के अंदर, जिसके अंदर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बराबरी होती है, हैंस लिहाजा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है भाई, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कंडीशंस की तरफ चले, इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, एक्स सी बराबर है एक्स एल के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। कंडीशंस की तरफ चलें, उसने कंडीशंस भी पूछी हैं। कंडीशंस, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होना ज़रूरी हैं? इसमें आपको सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को देखना पड़ेगा। सर्किट सीरीज़ होगा तो उसमें शर्तें अलग होंगी, सर्किट पैरेलल होगा तो उसमें शर्तें अलग होंगी। अगर सर्किट आपका सीरीज़ होगा तो यहाँ पर एक्स एल जो है वो बराबर होगा एक्स सी के, और अगर आपका सर्किट पैरेलल होगा तो इसके अंदर ये देखना होगा टोटल करंट थ्रू द total current through the inductor and capacitor is in phase, is in phase, is in phase with applied voltage, with applied voltage। यानी कि अगर आप कंडीशंस देखें तो कंडीशंस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्किट जो है वो कौन सा है, सर्किट सीरीज़ है या सर्किट पैरेलल है। तो सीरीज़ सर्किट के अंदर ऐसा सर्किट जिसमें सीरियल वाइज जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, वहाँ पर शराइत रिसोनेंस की ये है कि इसमें सिर्फ जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बराबर होना ज़रूरी है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और अगर पैरेलल की हम बात करें, पैरेलल सर्किट की बात करें, तो इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी रिसोनेंस होगी जब टोटल करंट थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज़ इन फेज, यानी कि जो करंट इंडक्टर में फ्लो कर रहा है और जो करंट कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है वो इन फेज हो, इन फेज हो विद द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि टोटल करंट
इंडक्टर में जितना है उसको ले लें आप, कैपेसिटर में जितना है करंट उसको ले लें, इन दोनों करंट्स को जमा करें और वोल्टेज को देखें, तो वोल्टेज और ये टोटल इन फेज होने शर्त हैं, तब जाके पैरेलल सर्किट के अंदर आपको रिसोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इन एसी सर्किट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर्क। एसी सर्किट्स में ट्रांसफॉर्मर्स का क्या किरदार है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इन एसी सर्किट्स। ठीक है भाई, पहले रोल देख लेते हैं, क्या रोल है इनका। ट्रांसफर, ये ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, किस चीज़ को ट्रांसफर करते हैं, एसी एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सर्किट्स, बिटवीन सर्किट्स। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें नोट्स भी मैं लिखवा चुका हूँ, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, कैसे ये सारे मामला होते हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ उसके अंदर। ठीक है, इसमें तो आप टू द पॉइंट आंसर ले लीजिए। तो रोल क्या है ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफ़र करता है एसी अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी बिटवीन सर्किट्स, कॉमा कॉमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द वोल्टेज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। ठीक है भाई, अब उसके बाद अगला सवाल वो कह रहा है हाउ दे वर्क, ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं ये भी बताइए, हाउ दे वर्क, ये इसका अगला सवाल। तो इसको नोट कर लीजिए, अप्लाइंग एन एसी सिग्नल टू प्राइमरी कॉइल, अप्लाइंग, अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी है इसमें, ये मैं आपको अभी पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका भी जवाब यहीं पर आपको मिल रहा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये हाउ दे वर्क का मतलब इसका एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहले ही बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आएगा तो ये मैं बताऊंगा कि देखें मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अप्लाइंग एन एसी सिग्नल, अप्लाइंग एन एसी सिग्नल, कैसे काम होता है ये, अप्लाइंग एन एसी सिग्नल टू प्राइमरी कॉइल। सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो है वो एसी सिग्नल अप्लाई करता है प्राइमरी कॉइल पे। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कॉजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज, कॉजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज। इस एसी सिग्नल, ये एसी सिग्नल जो प्राइमरी कॉइल की तरफ जा रहा है वो प्राइमरी कॉइल में जाके क्या करेगा, कॉजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड टू चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह बनेगा। उससे क्या होगा, पासिंग द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली है, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा, पासिंग द चेंजिंग, पासिंग द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। अब ये इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो पास करेगा, भेज देगा किसके पास, सेकेंडरी कॉइल के पास। ठीक है भाई, सेकेंडरी कॉइल में जाने के बाद क्या होगा, इंड्यूसिंग अ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूसिंग
वहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा, इंड्यूसिंग आ वोल्टेज across the secondary coil, across the secondary coil। ठीक है भाई, रोल क्या है ट्रांसफार्मर का, हाउ दे वर्क, या इसकी एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, ये भी आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन आर एल सी सीरीज सर्किट। बिहेवियर बोल रहा है, बताइए। बिहेवियर ऑफ एन आर एल सी सीरीज सर्किट, आर एल सी सीरीज सर्किट इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि अगर इम्पिडेंस होगी तो बिहेवियर बताइए आर एल सी सीरीज सर्किट का। अगर आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर रिसोनेंस होगी तो बताइए कैसा बिहेव होगा। और आर एल सी सीरीज सर्किट में जो है फेज एंगल जो है वो होगा, तो आर एल सी सीरीज सर्किट कैसा बिहेव करेगा। इम्पिडेंस की मौजूदगी में आर एल सी सीरीज सर्किट कैसा बिहेव करेगा, रिसोनेंस की मौजूदगी में कैसा बिहेव करेगा, फेज एंगल की मौजूदगी में कैसा बिहेव करेगा। ठीक है भाई, तो इसका जवाब नोट कर लीजिए। सबसे पहले इम्पिडेंस की मौजूदगी में इम्पिडेंस में फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, फॉर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होना चाहिए। आर एल सी सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ है, जिसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है। आर सी आर एल ये दो सर्किट है। आर सी वो सर्किट है जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है। आर एल वो सर्किट है जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है। तो इन दो किस्म के सर्किट्स को अगर आप मिला देंगे तो फिर कौन सा सर्किट बनेगा, आर एल सी सीरीज सर्किट। तो ये ऐसा सर्किट है जो कि कभी तो आपको आर सी सर्किट की तरह बिहेव करके दिखाएगा, कभी ये आपको आर एल सर्किट की तरह बिहेव करके दिखाएगा। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, कंडीशंस क्या है। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी जब भी होगी, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी जब भी होगी, ये फ्रीक्वेंसी का वर्ड जब भी इसके अंदर आ रहा है ना, इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस से, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा सर्किट बिहेव्स एज, सर्किट बिहेव्स एज आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। तो ये आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट जो है वो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे सर्किट की तरह बिहेव करेगा जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा हुआ होता है। हालांकि इसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आरएलसी सीरीज सर्किट आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कब, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पे। क्या हो जाएगा स्मॉलर फ्रीक्वेंसी पे, कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तब ये मामला होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, फॉर लार्जर फ्रीक्वेंसी, फॉर
लार्जर फ्रीक्वेंसी, और अगर फ्रीक्वेंसी या फिर हमारे पास जो है वो फॉर लार्जर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अब उल्टा मामला होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका सर्किट जो है वो कैसा बिहेव करेगा, आर एल सर्किट की तरह, आर एल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, ये तो इम्पीडेंस की बात है ना, अभी रिसोनेंस रहता है। रिसोनेंस को देखिए, रिसोनेंस को देखिए, एट रिसोनेंस, एट रिसोनेंस आपको पता है कि एक्स सी बराबर हो जाता है एक्स एल के, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बराबर हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के, बट अपोजिट डायरेक्शन होती है, बट अपोजिट डायरेक्शन होती है, हैंस कैंसिल ईच अदर, हैंस कैंसिल ईच अदर। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, टोटल इम्पीडेंस जो भी होगी इस वक्त टोटल इम्पीडेंस जो भी होगी वो किसके बराबर होगी, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर। तीनों लगे हुए हैं ना भाई सर्किट के अंदर, रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इन्होंने तो लड़ाई झगड़ा आपस में कर लिया, बराबर हो गए, अपोजिट इन डायरेक्शन में हो गए, कैंसिल कर दिया एक दूसरे के इफेक्ट को। अब जो भी रेसिस्टेंस यहाँ होगी, इम्पीडेंस होगी टोटल, वो किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ रेसिस्टर ही बचता है पूरे सर्किट के अंदर, इसकी बराबर हो जाएगी। तो रिसोनेंस पे ये होगा इस RLC सीरीज सर्किट के अंदर। ठीक है भाई, फेज एंगल की अगर हम बात करें, तीसरा उसने बोला है फेज एंगल बताइए, फेज एंगल मतलब थीटा। फेज एंगल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, इफ XC ग्रेटर देन XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस से, सर्किट जो है इसमें लीडिंग, सर्किट हैज़ लीडिंग फेज एंगल, सर्किट हैज़ लीडिंग फेज एंगल, सर्किट हैज़ लीडिंग फेज एंगल। ठीक है, और इफ अगर XL जो है वो ग्रेटर हो जाए XC से, तो इस सिचुएशन के अंदर सर्किट जो है, सर्किट हैज़ लैगिंग, सर्किट हैज़ लैगिंग फेज एंगल। ठीक है भाई, दोनों सिचुएशन बता दिए आपको कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो आपके सर्किट में RLC सीरीज सर्किट में फेज रिलेशनशिप क्या होगी, लीडिंग फेज एंगल होगा उसके अंदर। ठीक है, और अगर आपके सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो सर्किट के अंदर लैगिंग फेज एंगल होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें, आखिरी क्वेश्चन। डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर इन सर्किट्स। देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर 8 में, देखें ऑपरेशंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें वो ये बोल रहा है कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रहा है।
तो ऑपरेशंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो चीज़ें उसने पूछी हैं आपसे। क्या? ऑपरेशंस बताइए, ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने पहले ही बता दिया ये कैसे काम होता है। दूसरी बात यहाँ पर इसने पूछा है कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी। हाँ, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। शायद मैंने उस क्वेश्चन नंबर 8 में वहाँ पर मैंने ऑपरेशन लिख दिया था, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है कैसे ऑपरेट करता है, एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की तरफ मतलब कहाँ कहाँ हम जो है ट्रांसफार्मर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट्स, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। तो ये बुलेट्स में लिख लें, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई ये एक एप्लीकेशन है इसकी, पावर सप्लाई। नंबर 2 वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ट्रांसफार्मर का एक काम क्या है, पावर सप्लाई करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज को रेगुलेट करना, ज़्यादा करके कम करके। तीसरा काम क्या है इसका, आइसोलेशन का काम है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अलग अलग कर देना। किस किस को अलग अलग करना, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट, पार्ट्स ऑफ सर्किट, सर्किट के जो पार्ट्स हैं उनको जो है वो अलग अलग करके रखना, ये भी काम है इसका ट्रांसफार्मर का। और चौथा जो है वो भी आप लिख लें, और भी काम है इसके अलावा, और भी एप्लीकेशन है, लेकिन सिर्फ ये 4 बहुत है। बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, ट्रांसफार्मर जो है वो बैटरी चार्जिंग में भी अपना किरदार अदा करता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग करंट लीकेज, प्रिवेंटिंग करंट लीकेज, करंट लीकेज होने से रोकता है, करंट लीकेज होने से रोकता है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। तो ये आपके CRQs निमट गए। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए, यकीन करें मैंने, अगर आप मेरे देखें क्राइटेरिया, तो मैं ये लिखवाने वाला काम कम करता हूँ। मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बात करता हूँ, और फिर भी ये बुलेट्स में लिखवाया है, फिर भी कितना लिखना पड़ा है, कितना लिखना पड़ा, क्योंकि इसके नोट्स तो आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं समझता हूँ अभी बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनके पास नोट्स भी नहीं है ना। अभी तो वेबसाइट पर ही PDF नहीं आया है, पता नहीं क्या होगा। और मैं तो छठे चैप्टर पे पहुंच गया हूँ। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार ये PDF सर्कुलेट तो कर रहा है कॉलेजेस में और एकेडमीज़ में, अल्लाह रहम करे कि आगे चल के पता चल रहा है कि भाई ये PDF है ही नहीं, हम तो एक नया PDF ही लेके आ रहे हैं। चलो भाई, आसिफ साहब की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली गई। इतनी मेहनत से 6 चैप्टर्स बनाए हैं, पता चल रहे हैं ये तो PDF है ही नहीं, कोई नया PDF हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। खैर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, PDF तो यही है, और ये वेबसाइट पे भी आ जाएगा। शायद इसकी बुक्स भी आ चुकी हों अभी तक, मुझे तो खैर करंट पता नहीं। ERQs और इसके न्यूमेरिकल्स अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।